हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 14 रहने वाला है और यूनिट हमारी सेकंड चल रही थी। सभी यूनिवर्सिटी वाले जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर जो 13 था उसमें हमने क्या पढ़ा था? वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, जिसके नाम से ही आपको पता लग गया कि वेरिएशन किस में हो रहा है, तो मास में हो रहा है। किसके अलोंग हो रहा है? तो वेलोसिटी के अलोंग हो रहा है। तो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी में हमने एक फॉर्मूला डिफाइन करा था और जो फॉर्मूला जो हमारा आया था वो क्या था? m इज इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करा था। ये क्या था? वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, वेयर m क्या था आपका? आपको पता है मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल था। ठीक है, एम नोट क्या था कि जब पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में था तो उसका मास क्या था? एम नोट था। इसका मतलब एम नोट क्या था? मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। जब पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में था तो उसका मास एम नोट था। v क्या थी? वेलोसिटी थी जिससे कि कोई पार्टिकल क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। c आपको पता है क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसकी वैल्यू सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हमने कंप्लीट आउट कर लिया था कि ये हमारा जो फॉर्मूला आया था ये वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी आया था। अब इसी का यूज करके आज हमें एक फेमस इक्वेशन, अगर आपने फिजिक्स का नाम सुना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता होगा आइंस्टाइन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेमस जो वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, वो कौन थे? तो आप कहेंगे आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन जो थे वो उन्होंने क्या किया? तो आइंस्टाइन आए थे 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके आए कौन? आइंस्टाइन। कब लेके आए? तो 1905 में लेकर के आए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आइंस्टाइन इसको लेके आए तो इसमें एक फेमस इक्वेशन आप सभी ने सुनी होगी जिसका नाम है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। राइट, ये सभी ने सुना है ना? हर एक बच्चा जानता है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो E क्या होती है अपनी यहाँ पर? E होती है आपकी एनर्जी, M क्या होता है आपका? मास, और C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां तक सभी ने कंप्लीट आउट पढ़ा हुआ है कि इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मास 0 है तो क्या एनर्जी की वैल्यू 0 होगी? तो आप कहोगे बिल्कुल, अगर मास की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो अपनी E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सपोज कर लो फोटोन है। कौन है? फोटोन है। फोटोन का मास कितना होता है? तो आप कहोगे 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि फोटोन की एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि P जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है? मोमेंटम होता है। और P इक्वल्स टू क्या होता है? mv होता है। तो केवल और केवल E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वाली कंडीशंस में जो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, ये अकेला ये फैक्टर नहीं होता है, इसके साथ में मोमेंटम के भी फैक्टर आते हैं। ठीक है, तो एम सी स्क्वायर तो 0 हो सकता है, पर क्या मोमेंटम 0 हो सकता है? तो आप कहोगे मोमेंटम वाला तो 0 नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि फोटोन की एनर्जी क्या नहीं होती है? 0 नहीं होती है। तो ये क्या था? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन था। आज इसी को हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना, इक्विवेलेंस ऑफ अपनी आज की हेडिंग रहेगी इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी।
इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। इसमें हमने क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है E इक्वल्स टू क्या होता है, mc² होता है। और उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी के फैक्टर को लेके चलेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा, और उसमें वेरिएशन करते हुए हम फॉर्मूला लेके आएंगे, उसका नाम होगा इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखना, सबसे पहले आपको एक बात तो पता ही है, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तक तो आपको 13 वीडियोस अगर देखी है तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा क्या होता है। तो आप कहोगे अपने पास में कितने फ्रेम होते हैं, तो 2 फ्रेम होते हैं, एक होता है आपका एस फ्रेम और एक होता है एस डैश फ्रेम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, इसलिए हर एक जो न्यूमेरिकल हो या फिर कोई भी अगर आप डेरिवेशन करोगे तो आपको 2 फ्रेम लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर आपको पूछे इसका सेंटर क्या होता है तो आप कहोगे ऑब्जर्वर O होता है। अगर एस डैश फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर कौन होता है, O डैश होता है। ये बात क्लियर है। अगर एक्सेस की बात करी जाए तो यहाँ पर कौन सा एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस और ये होता है जेड एक्सेस। और जेड एक्सेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, बट इसको समझाने के लिए इस तरीके से शो कर दिया जाता है। अगर इसके एक्सेस की बात करी जाए तो इसमें कौन से एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, सही है। यहाँ तक की वैल्यू आप सभी को पता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल एस फ्रेम में हो और उसके अगर आपको पोजीशन दिखानी हो तो हमारे पास में कितने एक्सेस होते हैं, तो आप कहोगे हमारे पास में 3 एक्सेस होते हैं। कौन कौन से, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है। अगर टाइम स्केल होगी तो उसका 4th कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो टाइम होगा। तो स्टार्टिंग के जो अगर कोई पी पार्टिकल यहाँ पर है तो स्टार्टिंग के जो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जो 4th कोऑर्डिनेट होता है वो उसके टाइम स्केल का कोऑर्डिनेट होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड टी। यहाँ तक वैल्यू आ गई। सपोज कर लो एस डैश फ्रेम में कोई पार्टिकल पी है, अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने हो तो कैसे आएंगे, तो आप सभी कह दोगे यहाँ पर डैश वाले एलिमेंट आएंगे, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। यहाँ तक की वैल्यू सभी को पता है अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है। अब बताओ क्या होता है कि जो एस डैश फ्रेम है इसमें जो पार्टिकल है वो क्या करता है, v वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। v वेलोसिटी से मूव करता है, तो आपसे अगर पूछे कौन से फ्रेम के अलोंग मूव करता है तो आप कहोगे एस फ्रेम के अलोंग। अगर आपको पूछे कौन सी एक्सेस आएगी तो आप कहोगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स एक्सेस आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक की वैल्यू आपको सभी को पता है, और इसी के बेस पे हमने क्या निकाला था, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, जो क्या था, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी था, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ E इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, mc स्क्वायर होना चाहिए। ये वैल्यू हम लेकर के आएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ तक की वैल्यू आप सभी को पता है। तो इसमें लिखना सबसे पहले, लेट S एंड S डैश लिखना, लेट S एंड S डैश बी 2 frames of reference, frame of reference and where S dash moves with velocity v relative to S along positive direction of x axis। यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब आगे लिखना, लेट ए पार्टिकल of mass m be moving
with velocity v in system S, then we know, हम क्या जानते हैं, तो आप सभी को पता है m इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको कोई भी इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। अब इसके आगे लिखना वेयर, आप सभी को पता है m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, m नॉट रेस्ट की पोजीशन में पार्टिकल का मास है, v वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो वेयर लिखना m नॉट इज द मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट इफ ए फोर्स, देखो ये क्या है, मास ऑफ पार्टिकल m नॉट है, अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाइड करें तो इसकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो चेंज जो होगा वो आपके फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, उसमें जो चेंज होती है उन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इफ ए फोर्स F वेक्टर इज applied on this particle, then the increase in energy of particle is given by, अब जो इक्वेशन आएगी, अगर हम फोर्स क्या लगा रहे हो, एफ वेक्टर लगा रहे हो किसी भी पार्टिकल पर, तो उसमें जो एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो किस तरीके से, किस फैक्टर के रूप में आएगा, तो लिखना dt इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लिखना वेयर डी आर वेक्टर इज द displacement of particle इसके आगे लिखना वेयर dr तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, dt क्या हो गया अपना, चेंज इन एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा है वो क्या है आपका dt है। एफ वेक्टर क्या है, जो फोर्स है जो हमने अप्लाइड करा है, तो लिखना एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स, क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपको कि अगर हमने उस पर एफ वेक्टर फोर्स अप्लाई करा किसी भी पार्टिकल पर, तो इसकी जो एनर्जी में जो भी इंक्रीज हुई है एनर्जी, उसको हमने इस फैक्टर के रूप में लिखा है, dt इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेयर डी आर वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट एंड एफ वेक्टर इज द फोर्स एंड dt इज द इंक्रीज ऑफ एनर्जी। तो हमने ये तीनों बातें लिख ली। अब देखो dt इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये वैल्यू है हमारे पास में। अगर इसको हम टाइम कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, dt इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन dt इंटू dt, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में आ गई। इसको हमने क्या करा, टाइम कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स में इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो डी आर अपॉन dt डॉट क्या आ गया, dt आ गया। अब देखो dt इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर, देखो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होती है वो क्या होती है आपको पता है, वेलोसिटी होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी वी वेक्टर लिख सकते हैं ना, तो वी वेक्टर और साथ में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह दो। इसके आगे लिखना सिंस फोर्स इज डिफाइंड as the change of momentum
सो क्या आएगा देखो, अगर फोर्स इज द डिफाइंड एज द चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो एफ वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम का फैक्टर क्या होता है, एम वी होता है, उसमें चेंज करेंगे तो डी वाई बाई डी टी लगा देंगे, तो एफ वेक्टर की जो चेंज होगी वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी ऑफ एम वी वेक्टर आ जाएगा। इसको हम यही लिखेंगे, इसके आगे लिखना अब देखो, सिंस फोर इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो वी कैन राइट एफ वेक्टर, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज, तो डी वाई बाई डी टी ऑफ एम वी वेक्टर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बोल देना। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब डी टी को इधर मल्टीपल कर दे तो एफ वेक्टर डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑफ एम वी वेक्टर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बताओ, यहाँ पर एफ वेक्टर डी टी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, या मत ही बोलो, ऐसे डायरेक्ट ही रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन एक, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 1। ठीक है, डी टी इज इक्वल्स टू वी वेक्टर तो है ही, एफ डी टी की जगह क्या पुट कर दें, डी ऑफ एम वी वेक्टर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब बताओ आप लोग कि वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी हमने पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा, m इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो वी नो दैट, we know that m is equals to m naught upon अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी इज इक्वल्स टू वी वेक्टर डी, देखो m की जगह क्या आ जाएगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, वी वेक्टर। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल्स टू वी वेक्टर, एम नॉट तो आपका कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर निकाल सकते हैं ना, तो एम नॉट क्या आ जाएगा, डी वी वेक्टर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या कर देंगे, हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी इज इक्वल्स टू, इसको अरेंज कर लेंगे तो एम नॉट वी वेक्टर हो गया, डी आ गया वी वेक्टर अपॉन क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक की वैल्यू क्लियर है। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डी टी इज इक्वल्स टू एम नॉट वी वेक्टर डी वी वेक्टर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। और हम 12th क्लास में इसको हम सीख चुके हैं। क्या करते हैं, अपॉन वाले का स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसको एज इट इज रखते हैं, इसका करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, इस वाली टर्म का करते हैं, इसको क्या करते हैं, सेम रखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो डी टी इज इक्वल्स टू एम नॉट वी वेक्टर, ठीक है। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रूट था, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गई वैल्यू, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब देखो v वेक्टर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी वेक्टर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो थी अपॉन वाली, ये सेम आ जाएगी। तो वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ तक वैल्यू क्लियर है। अब किसका साइन आता है, माइनस का। अपॉन वाले का करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर v अपॉन सी स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस 2v अपॉन सी स्क्वायर। और ये वाला v क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और dv वेक्टर, v का करेंगे तो dv वेक्टर, ये आ गया ना अपने पास में। तो dt इज इक्वल्स टू एम नोट वी वेक्टर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो dv वेक्टर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। वैल्यू क्या आ गई, v अपॉन सी स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास में, v dv अपॉन, ये वाला भी वेक्टर में है तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का एलसीएम ले सकते हैं ना। तो डी टी इज इक्वल्स टू एम नोट वी वेक्टर डी वी वेक्टर। अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इसका रूट से रूट मल्टीपल होगा तो क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस v अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, और v पहले से था यानी वी स्क्वायर होगी, साथ में क्या है डी वी वेक्टर है। और जो हमने एलसीएम लिया था ये कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, अपॉन में आ जाएगा। तो वैल्यू क्या होगी अपनी अपॉन में, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ तक की वैल्यू क्लियर हो गई। अब देखो क्या करेंगे, डी टी इज इक्वल्स टू एम नॉट वी वेक्टर डी वी वेक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी वी वेक्टर। अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, ये पावर 1/2 थी और ये पावर कितनी थी, 1 थी। तो 1/2 और 1 पावर यानी कितनी होगी, पावर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। क्या डीवी वेक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है, तो ले सकते हैं हम कॉमन। तो डी टी इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी, एम नोट वी वेक्टर डी वी वेक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। यहाँ तक की वैल्यू क्लियर है। अब बताओ, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। क्या अपने पास में है, एम नॉट वी वेक्टर डी वी वेक्टर अपॉन में 1 माइनस क्या है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक हमने सॉल्व आउट कर लिया। क्या किया था हमने, यहाँ से एफ डी टी की वैल्यू डी एम वी होती है, ये वैल्यू वापस यहाँ पर पुट करी थी पहले वाली इक्वेशन में। तो एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे यहाँ पर पुट करी हमने, उसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब इसके आगे सॉल्व आउट करेंगे। देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी इज इक्वल्स टू एम नॉट वी वेक्टर डी वी वेक्टर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आ गई, डी टी की आ गई। अब आपको पता है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी क्या होता है, तो आप कहोगे एम इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है। अगर हम यहाँ से क्या कर दें, इसका भी क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें और डी एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। अगर जो वैल्यू आएगी वो इसकी टर्म में आती है तो हम यहाँ पर उस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसलिए इसके आगे लिखना, अब वी नो दैट m is equals to m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एम इज इक्वल्स टू एम नॉट, तो आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है, तो एम नॉट तो सेम ही आ जाएगा बाहर। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये सेम आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस का साइन। इसका करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन
2√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2v अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बची, इसका मतलब 1। और v का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv वेक्टर। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v ओ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब dm इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, m नॉट माइनस माइनस प्लस हो ही गया, m नॉट का मल्टीपल कर देंगे तो m नॉट v, साथ में क्या आ जाएगा, dv वेक्टर आ जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। इसका मतलब वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और साथ में क्या है, सी स्क्वायर है। यहाँ तक की वैल्यू क्लियर होगी। इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व आउट कर लिया। क्या किया हमने, माइनस माइनस तो प्लस कर दिया, ये वाली टर्म 0 हो गई थी और m नॉट बाहर था ना, तो m नॉट से इसको मल्टीपल कर दिया तो m नॉट हो गया, v आ गया, dv वेक्टर हो गया, ये अपॉन में चला गया तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई। साथ में क्या था, सी स्क्वायर था तो सी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ये बात क्लियर है। अब देखो dm को अगर सी स्क्वायर यहाँ पर ले जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर dm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m नॉट v dv वेक्टर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू आ गई। अब बताओ आप लोग, सी स्क्वायर डी एम की वैल्यू देखो और डी टी की वैल्यू देखो, दोनों की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, इक्वल दिखेगी। देखो एम नॉट वी वी डी वी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2, दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाउ बाय द वैल्यू ऑफ dt and c square dm we get, क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है दोनों की, तो दोनों इक्वल लिख सकते हैं हम। तो dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर dm आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसको दे देना आप लोग कोई भी इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन कहाँ तक हो गई थी अपनी, सेकंड तक हो गई थी या थर्ड तक हो गई थी, आप इसको इक्वेशन नंबर भी बोल देना। अब इसके आगे देखो, ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, dt इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब सपोज कर लो अगर कोई पार्टिकल मूवमेंट में है तो उसका मास कितना होता है, m होता है। अगर वो किसी पार्टिकल जो m है, अगर वो मूव करके किसी एक पोजीशन में आ जाता है और यहाँ पर इसका पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में m नॉट होता है, तो उसके लिए dt की वैल्यू क्या होगी, वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखना आप लोग, देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, वैल्यू क्या आ जाएगी, dt का करेंगे इंटीग्रेशन तो t आ जाएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, m से लेके m नॉट तक, c स्क्वायर dm। ये वैल्यू आ गई किसकी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की आ गई। इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। जब पार्टिकल का मास m हो और जब पार्टिकल का मास क्या हो, m नॉट हो, तो m से लेके m नॉट के बीच तक के लिए पार्टिकल के लिए हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ गई, आप कहोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसके आगे लिखना, देन t इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या बन जाएगी अगर लिमिट रखेंगे तो सी स्क्वायर, आगे लिखना m रखेंगे तो m माइनस m नॉट चेंज हो गया, इज इक्वल्स टू t सी स्क्वायर m माइनस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर m नॉट। ये वैल्यू किसकी आ गई, t की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर m नॉट। इसको रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। ठीक है, m नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू को इधर साइड लेके आएंगे तो t प्लस
एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सी बोल देना आप लोग। यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब कोई भी पार्टिकल है, अगर आपको उसको पूछे कि कोई उसकी पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होती है, तो आप कहोगे जब वो क्या कर रहा हो, काइनेटिक एनर्जी में हो तो उसकी क्या होगी एनर्जी, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में तो उसकी एनर्जी, तो वो जो एनर्जी आएगी वो क्या होती है, हमारी टोटल एनर्जी होती है। तो हम टोटल एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस में कौन सी वाली, जब पार्टिकल कौन सी पोजिशन में हो, रेस्ट की पोजिशन में हो। तो इसमें लिखना आप लोग टेकिंग total energy E is equals to kinetic energy of the moving particle। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस जब पार्टिकल किस में हो, रेस्ट की पोजीशन में, तो लिखना एनर्जी एट रेस्ट, एनर्जी एट रेस्ट। तो E इज इक्वल्स टू, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल तो हमने निकाली है, वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है ना ये वाली, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी प्लस एनर्जी एट रेस्ट, जब रेस्ट की पोजीशन में तो इसकी एनर्जी क्या होती है, तो आप लोग लिखना एम नॉट सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, टोटल एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंड एनर्जी एट द रेस्ट ई इज इक्वल्स टू टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसकी देखो E इक्वल्स टू टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर है और एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू भी क्या है, टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर डी बोल दो आप लोग। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन सी एंड डी, वी गेट, देखो अगर इक्वेशन सी और डी को रीअरेंज करके कंपेयर करें तो देखो टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर दोनों इक्वल है। इसका मतलब ई इक्वल्स टू क्या आ गया, एम सी स्क्वायर आ गया। और ये इक्वेशन जो आ गया, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और इस इक्वेशन को हम कैसे जानते हैं, तो इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी के नेम से हम इसको जानते हैं। और ये किसकी इक्वेशन, तो फेमस अपने जो साइंटिस्ट है आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो इसमें लिख लेना आप लोग, दिस फॉर्मूला इज नोन एज the Einstein formula of mass and energy which shows that fundamental concept of mass and energy are identical। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज नोन एज द आइंस्टाइन फॉर्मूला ऑफ मास एंड एनर्जी विच शोज दैट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड एनर्जी आर आइडेंटिकल। तो ये जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और फिजिक्स में है। जो भी स्टूडेंट अगर फिजिक्स से रिलेटेड है तो वो इस फॉर्मूले को ज़रूर जानता होगा। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका किसी भी एग्जाम में,
यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, अगर कोई फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें आइंस्टाइन का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी इस टॉपिक को क्या कर लें, कंप्लीट नोट्स बना लें और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इससे पहले पार्ट नंबर 13 तक अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कर सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बना करके परीक्षा की तैयारी करते रहें। बहुत ही जल्द आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा। आ भी गया होगा शायद किसी यूनिवर्सिटी का, अभी जो और सारी यूनिवर्सिटी के लिए है तो अभी पता नहीं उनका टाइम टेबल आया नहीं आया, लेकिन जैसे ही अगर टाइम टेबल आएगा तो आपको शॉर्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।